बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, उसे आज हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये मूवमेंट है एयर की इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। यानी लंग्स के अंदर मूवमेंट, हवा का लंग्स के अंदर जाना और लंग्स से बाहर आना, इस पूरे मूवमेंट को मैकेनिकली जो ये हो रहा होता है उसे हम ब्रीथिंग का प्रोसेस कहते हैं। द फोर्स दैट ड्राइव्स एयर इनटू लंग्स कम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर प्रेशर। और वो फोर्स जो कि इस हवा को लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर निकालती है, वो फोर्स जो है उस फोर्स को नहीं लगा रहे होते हैं, बल्कि वो एक ऑर्डिनरी एयर प्रेशर होता है जिसके जरिए से हवा जो है वो लंग्स से बाहर या लंग्स के अंदर एंटर हो रही होती है। यहाँ पर आपको यही बताया है कि लंग्स नीदर ड्रॉ इन एयर नॉर पुश इट आउट। ना तो लंग्स हवा को इन कर रहे होते हैं खुद से और ना ही आउट कर रहे होते हैं। ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है लंग्स की, वो डायाफ्राम के जरिए से हो रही होती है एंड बाय इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल के जरिए से हो रही होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। इनका जो प्रोसीजर है वो दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, और दूसरे फेज को हम कहते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। यहाँ आपको ब्रीथिंग का मैकेनिज्म डायग्रामेटिकली और स्टेप वाइज जो है वो समझाया गया है कि व्हेन यू ब्रीथ इन और इनहेल दीज चेंजेस हैपन। जब आप ब्रीथ सांस लेते हैं अंदर की तरफ और हवा आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स के अंदर जाती है, इनहेल करते हैं, तो कौन कौन सी चेंजेस, कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं। सबसे पहले जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डायाफ्राम यहाँ लंग्स के नीचे ये वाली जो जगह होती है, इस जगह पर डायाफ्राम मौजूद होता है। इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और इनके सिकुड़ने की वजह से दिस पुल्स द डायाफ्राम डाउनवर्ड्स। ये जो डायाफ्राम है ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता है। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, जो रिब्स के पसलियों के जो मसल्स होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी जो रिब्स हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाती हैं, यानी ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और उनका जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ आ जाता है। एंड द लंग्स एक्सपेंड, और चूंकि यहाँ पर जगह ज्यादा हो जाती है, फिर रिब्स बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाती हैं, तो लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है, लिहाजा लंग्स जो है वो क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से, फैलने की वजह से लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है और जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो द प्रेशर डिक्रीजेस इन द लंग्स। वो जो प्रेशर होता है हवा का, एयर का, वो लंग्स के अंदर कम हो जाता है और इस तरह से एयर मूव करती है लंग्स के अंदर फ्रॉम नोज एंड माउथ। यानी जब लंग्स आपको ये बताते हैं कि अब यहाँ पर हवा की जरूरत है और हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो कम हो गया है, तो नोज के जरिए से और माउथ के जरिए से एयर जो है वो लंग्स तक, यहाँ ट्रैकिया से गुजरते हुए लंग्स तक आती है। तो ये वो मैकेनिज्म है जिसको हम इनहेलेशन या फिर हम जो है वो हवा का इन होना कहते हैं, कि ब्रीथ इन कहते हैं। कुल इसी तरह से जैसे हमने ब्रीथ इन का प्रोसेस पढ़ा था, ब्रीथ आउट के प्रोसेस में एक्सहेलेशन, यानी जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, सांस बाहर जा रहा होता है, तो उस टाइम पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वो तमाम स्टेप्स जो हमने ब्रीथ इन में पढ़े थे उनके ऑपोजिट जो है वो ब्रीथ आउट में हो रहा होता है। डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं और उनकी रिलैक्सेशन की वजह से जो डायाफ्राम की शेप है वो डोम शेप्ड में तब्दील हो जाती है, यानी वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। ये जो इसकी कर्व शेप आपको डोम शेप नजर आ रही है, ये इसकी नॉर्मल शेप है। उसके साथ साथ इंटरकोस्टल मसल्स जो है, जो कि इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पर एक्सहेलेशन यानी ब्रीथ आउट के प्रोसेस में वो भी रिलैक्स हो जाते हैं और उनकी रिलैक्सेशन की वजह से जो रिब्स हैं वो मूव डाउनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करती हैं। थर्ड स्टेप में लंग्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं कोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से, और ये जो रिब्स हैं इनके डाउनवर्ड अंदर की तरफ मूव करने की वजह से जो लंग्स हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं, सिकुड़ते हैं, और उनके कंप्रेस्ड होने की वजह से जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है वो उनके ऊपर इंक्रीज हो जाता है।
अब जब लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर की जो फोर्स है वो आउट यानी बाहर की तरफ जाएगी लंग्स से, और हवा में जो है वो सराउंडिंग में चली जाएगी, और इस तरह से एक्सहेलेशन का प्रोसेस पूरा होगा, यानी ब्रीथ आउट, सांस जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा और हवा जो है वो, एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। ये वो प्रोसेस थे जिसमें हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के डिफरेंस को समझा, और हमने इसके मैकेनिज्म को समझा कि किस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का मतलब है कि वो हवा जो कि हम इन कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है वो हवा, और एक्सपायर्ड एयर मतलब वो एयर, वो हवा जो कि हमारी बॉडी से एक्सहेलेशन के जरिए से आउट हो रही होती है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कॉम्पोजिशन में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। जो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायर्ड एयर के अंदर, यानी जब वो हवा इन होती है, एयर बॉडी के अंदर जाती है, उस वक्त 21% होती है, और जब आउट होती है उस वक्त ऑक्सीजन 16% होती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ज्यादा जो है वो फायदेमंद नहीं है, वो इंस्पायर्ड एयर बॉडी में इन होते हुए हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% होता है, और एक्सपायर्ड एयर में 4% होता है। नाइट्रोजन गैस 79% जो है वो इंस्पायर्ड एयर में मौजूद होती है, और 79% ही एक्सपायर्ड एयर में भी मौजूद होती है। वाटर वेपर्स वेरिएबल्स होते हैं, हवा के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए वाटर वेपर्स इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल्स होते हैं और एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं। पोजीशन है उसमें जो टेम्परेचर होता है एयर का वो भी वेरिएबल करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर एक्सपायर्ड एयर में डिपेंडेंट होता है। डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि इंस्पायर्ड एयर, हवा जो हमारे बॉडी में इन हो रही है, उसमें आप डस्ट पार्टिकल्स कितनी तादाद में मौजूद है वो डिपेंडेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, यानी आप जिस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वहां पर हवा में कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये वेरिएबल्स होते हैं, फिक्स क्वांटिटी में नहीं होते हैं। और एक्सपायर्ड एयर में भी एक्सपायर्ड एयर में बहुत ही कम ना होने के बराबर जो है वो ये डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ा। यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा एरर जो है वो अपनी बुक में करेक्ट कर लेना है। उस एरर में ये जो ऊपर प्रोसेस है ये इनहेलेशन का है, और ये जो नीचे प्रोसेस है ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोगों के एग्जाम में इनहेलेशन एक्सहेलेशन का डिफरेंस अमूमन पूछा जाता है, और इसके साथ साथ डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को इसको जो है वो शो करना होता है। तो इसके स्टेप्स आप लोगों को बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये जो है इसके स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के लिए तमाम तरह के नोट्स, जो जितने भी आपकी बुक एक्सरसाइज के नोट्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अल्लाह हाफिज़।